फ्रेंड्स, आज हम लोग जीओसी के लेक्चर नंबर 7 में, इस लेक्चर में मैं आपसे रेजोनेंस एनर्जी क्या है इस पे बातचीत करूंगा और ये बताऊंगा कि अगर आपको 3 या 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि इनको रेजोनेंस एनर्जी के आधार पे अरेंज करिए तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, ये भी मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो ये लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर 7 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए मैं यहां पे है ना एनर्जी, और ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट है और मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींच रहा हूं, तो CO2 है ये, ठीक है, ये इसकी एनर्जी ये हो गई, ये एनर्जी वाला कोऑर्डिनेट है। और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ये लोन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखना चाहिए, O- C ट्रिपल बॉन्ड O+, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरफ का लोन पेयर इस पाई के साथ रेजोनेंस कर ले तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को मैंने एक ही लेवल पे इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में प्लस और माइनस फॉर्मल चार्ज है, दोनों बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज सेम है। अगर आप चाहें आप देख सकते हैं, इसको जस्ट ऐसे पलट लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी होगा। ठीक है, मैं इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहा हूं, RH है ना, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, लोगों का बाय डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इट्स कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है इसको। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको RE भी लिखते हैं, इसको रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी तो आप कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म या मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अनस्टेबल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम रेजोनेंस एनर्जी नहीं कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो हम यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी between most stable canonical form and resonance hybrid। ठीक है, तो सबसे जो स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। अब ये आता है कि रेजोनेंस एनर्जी सर नापा कैसे जाए या देखा कैसे जाए, कंपेयर कैसे किया जाए, तो इसके लिए बड़ा ही क्रूड रूल है क्या, जो क्वेश्चंस में काम आएगा। पहली चीज, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, निकल स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। लेकिन एक शर्त है, आप जिन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों सेम स्पीशी के होने चाहिए। ये उसी तरह है कि आप 2 इंसान में कौन तेज है ये आप दौड़ा के देखते हैं कि हाँ भाई चलो रेस करा लिया, लेकिन आप एक इंसान और एक चीता में आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो बाय डिफॉल्ट चीता तेज दौड़ेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन कहां क्या आता है, जहां लोग एक जैसे हो, जैसे 2 इंसान सेम है तो भाई दौड़ा के देखना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही जब स्पीशीज सेम हो तब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी का पता लगाने के लिए, कितने ज्यादा
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। लेकिन अगर स्पीशीज सेम नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा अल्कोहल है, तब ये तरीका नहीं चलेगा, तब दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो इससे पहले मैं इसको आपको आगाह कर दूं कि ये चीज कब वैलिड है, इज एप्लीकेबल only when the species are same। अगर सेम स्पीशी है तब ये चीज एप्लीकेबल है, नहीं तो आप ये अप्लाई करेंगे क्या, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने स्टेबल हैं, उतना जितने स्टेबल होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उसकी। ठीक है, तो ये चीज आपकी ऐसा हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज तब अप्लाई करना है व्हेन केमिकल स्पीशीज इज डिफरेंट, व्हेन केमिकल स्पीशीज आर डिफरेंट, जब डिफरेंट केमिकल स्पीशीज हो, है ना, और उनको कंपेयर करना हो, तब हम ये नियम लगाते हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो बेसिकली मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है। और इसको नापने के लिए करते क्या है कि रेजोनेंस एनर्जी अगर दो लोग सेम है, जैसे दोनों अल्कोहल है या दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम नंबर ऑफ कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपेयर करके रेजोनेंस एनर्जी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उनकी केमिकल स्पीशीज सेम नहीं है, डिफरेंट है, अगर केमिकली दे आर डिफरेंट, अगर वो लोग केमिकल स्पीशीज डिफरेंट है, तब हम क्या करते हैं, हम जो स्पीशीज है अलग अलग उनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखते हैं। जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल आता है वो स्पीशी की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, यहाँ दो एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं, दोनों है ना अलीन्स हैं लगातार जो है। ठीक है, नहीं सॉरी, कॉन्जुगेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड ट्राइन है, तो दोनों एल्कीन्स हैं। अब दोनों एल्कीन्स हैं तो दोनों की स्पीशीज सेम हो गई। तो यहाँ पे हमको सिर्फ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पे पाई बॉन्ड है और फिर तीसरे एटम पे फिर से पाई बॉन्ड है, यानी यहाँ पाई पाई रेजोनेंस है। तो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं पहले पे पाई बॉन्ड है, दूसरे से मतलब नहीं है, तीसरे पे फिर से पाई बॉन्ड है, चौथे से मतलब नहीं है, पांचवे पे फिर से पाई बॉन्ड है। यहाँ पाई 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 रेजोनेंस में और 3 पाई रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि स्पीशीज सेम है, इसलिए जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं क्या कि बी की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ए से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा होगी इस तरह का। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया जहां पे स्पीशीज सेम थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये स्पीशीज सेम नहीं है, ये फिनॉल से आया है जो कि एक तरह का एरोमेटिक अल्कोहल है, जबकि ये फिनॉक्साइड आयन कहा जाता है इसे। इट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, जो कि फिनॉल से आया है, और ये एसिटिक एसिड से आया है, तो ये एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग स्पीशी है, तो यहां पर रेजोनेंस एनर्जी हम वो क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करके नहीं निकाल सकते। तो यहां पे हमको क्या करना होगा, यहां पे हमें चेक करना होगा, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के चेक करना होगा, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होंगे वो स्पीशी है ना की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो आइए पहले फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया है। आप जानते हैं यहाँ पे पाई और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, तो ये नेगेटिव पाई की तरफ जाएगा और ये पाई ऐसे टूट जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये बॉन्ड एज इट इज रह जाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की तरफ आएगा, तो यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये भी बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पर जो है एक नेगेटिव चार्ज आ जाए। फिर ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो मैंने ऐसे करके इसका एक और मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पे,
ऐसे मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे पाई पाई, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और फिर से मैं इसका ऐसे कर लेते हैं और पाई 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 है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पर O पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, जबकि यहाँ पे एसीटेट के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर मैं बना सकता हूँ CH3 CO डबल बॉन्ड O और इस O पे माइनस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि है ना, सिर्फ पहले और 5वें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, जो कि काफी स्टेबल बनाएगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन इन 5 में से 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज एक बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के ऊपर है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स उतने स्टेबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूं सिर्फ 100 में से 100% में से नहीं, 5 स्ट्रक्चर में से 2 पे ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यानी मैं कह सकता हूं 40% स्ट्रक्चर्स जो है ना, उसमें इन ओनली 40% स्ट्रक्चर्स, in only 40% structures the negative charge is on electronegative atom ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे 40% स्ट्रक्चर में ही है। जबकि यहां पे क्या है, दोनों स्ट्रक्चर, यानी आप कह सकते हैं 100% ऑफ द टाइम, यहां पे भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे, यहां पे भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे, आप कह सकते हैं यहां पे 100% ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज इज ऑन अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड ऑक्सीजन, एंड दैट मेक्स द कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि सिंस 100% structures have negative charge on a very electronegative atom oxygen, very electronegative atom oxygen, ठीक है। इस तरह से है। तो आपने देखा, तो मैं कह सकता हूं कि भले ही ये गिनती में 5 है और ये गिनती में 2 ही है, ठीक है, लेकिन यहां पे गिनती नहीं चलेगी। यू आर नॉट सपोज टू काउंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से रेजोनेंस एनर्जी तब निकालते हैं जब केमिकल स्पीशीज सेम हो, और ये स्पीशीज सेम नहीं, एरोमेटिक अल्कोहल है, जबकि ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना देख के स्टेबिलिटी देखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा देर ऑक्सीजन पे नहीं है, जबकि यहाँ पे 100% ऑफ द टाइम है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो भले ही बी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, लेकिन बी ए से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ए से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि रेजोनेंस एनर्जी निकालते वक्त कब हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तब जब नंबर ऑफ जब केमिकल स्पीशी क्या हो, सेम हो, और जब केमिकल स्पीशी सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है, तो हम उनकी स्टेबिलिटी पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं इसमें। आप ऐसा करिए, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कौन ज्यादा स्टेबल है। स्पीशी सेम नहीं है, क्योंकि ये एल्कीन है, जबकि ये एल्डिहाइड है। आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H है और CH3 है, एल्डिहाइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कुछ है, C डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो तीनों स्पीशीज अलग अलग है। अगर आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचेंगे ऐसे, तो पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। जबकि दूसरे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा आएगा, ये आ जाएगा। और तीसरे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, तीसरे वाले का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, O पे नेगेटिव है ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आप कंपेयर करिए
चूंकि केमिकल स्पीशीज सेम नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से नहीं जज कर सकता। वैसे भी आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिनेंगे तो सबके 2 ही हैं, तो यू कैन नॉट जज बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज टू जज बाय, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पे 100% ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव and hence less stable. यहाँ पे 50% time it is on carbon, 50% time it is on oxygen, and here 100% of the time it is on ऑक्सीजन। तो मैं देख सकता हूं जहां पे हर वक्त नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे मौजूद है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो चूंकि सी सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए सी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद बी आएगा क्योंकि बी में 50% ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज इज ऑन अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड ऑक्सीजन, जबकि 50% इज ऑन अ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड कार्बन। और इस पहले स्ट्रक्चर में 100% ऑफ द टाइम द नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन व्हिच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेंस लेस स्टेबल। तो यहां पे ये सबसे ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रेजोनेंस एनर्जी का सीक्वेंस आ गया। तो हर एक क्वेश्चन जो आप करते हैं वो कुछ ना कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग में वैल्यू एडिशन करता चला जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे भी 2 स्पीशी है, यहाँ एल्कीन है जबकि ये एल्डिहाइड जैसा कुछ है। तो आइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं। चूंकि ये दोनों स्पीशी सेम नहीं है, एक एल्कीन से डिराइव्ड है एक एल्डिहाइड से डिराइव्ड है, तो अगेन सिंस द स्पीशी इज नॉट सेम वी विल जज बाय स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। यहाँ पे पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा, जबकि यहां पर ये पाई बॉन्ड अगर इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव के साथ उल्टा है। पॉजिटिव चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेक्स इट्स अनस्टेबल। यहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इसलिए बिट स्टेबल, लेकिन यहां पे क्या है, ऑक्सीजन जैसे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने से, देखिए ये स्ट्रक्चर में तो दोनों कार्बन पे है, पर यहां पे कार्बन पे यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्पीशी कम स्टेबल हो जाएगी। तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि पहले वाले कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ए की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो बी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप देख सकते हैं दोनों कीटोन है और दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड उसके साथ रेजोनेंस में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ स्पीशी तो सेम है, इसलिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसके साथ और ये उसके साथ, है ना, रेजोनेंस में है। अब यहाँ पे स्पीशी भी सेम है और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग क्या स्ट्रक्चर्स भी सेम हो गए। अब कैसे जज किया जाए, तो आप देखिए कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ये और ये दोनों कंपटीशन में आ जाएंगे, ठीक है, यहां इस जगह को लेने के लिए, जबकि यहां ऐसा नहीं है। जब ये टूटेगा तो ये इधर जाएगा, जब यहां पॉजिटिव आएगा तो इधर जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, लेकिन यहां क्या है, ये भी जाना चाहता है और ये भी जाना चाहता है, तो यहां कंपटीशन है। और कंपटीशन जहां होता है, मैंने पढ़ाया था पहले, वहां पे जहां रेजोनेंस में कंपटीशन हो जाता है वहां रेजोनेंस कम अच्छा हो जाता है, ना ये अच्छे से जा पाता है ना वो अच्छे से जा पाता है, तो चार्जेस का डीलोकलाइजेशन या फैलना उतने अच्छे तरह से नहीं हो पाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कॉम्पिटिटिव inhibition of resonance। और इसी वजह से, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये कम अच्छा रेजोनेंस होगा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो मैं कह सकता हूं बी की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो CIR या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वहां लगाते हैं जहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्पीशी दोनों सेम हो जाए, तब वहां पे हम ये चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन 6 भी है, सेम इसी फंडे पे आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जबकि यहाँ पे भी ये इसके साथ और ये उसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। पर एक फर्क देखिए, यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, या सॉरी मैं इसको ऐसे कर दूं, ये जब ऐसे टूटेगा तो ये इसकी जगह लेगा और इसकी जगह, तो यहां पर
जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो ऐसे एक ही दिशा में, जब क्या है ये जैसे ही टूटेगा ये भी कंपीट करेगा यहां आने के लिए और ये भी कंपीट करेगा यहां आने में, दोनों एक जैसी स्थिति में। तो जहां भी रेजोनेंस में कंपटीशन हो जाए वहां पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो जाता है, और जहां कहीं भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा वहां उसकी रेजोनेंस एनर्जी घट जाएगी। तो यहां पे मैं ए को कहूंगा ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है बी से, क्योंकि ए में कोई CIR नहीं है, जबकि बी में CIR होने से रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी घट जाएगी, चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। तो हर एक जो क्वेश्चन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, कुछ सिखाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे फॉर्मेट आयन है और एसिटेट आयन है। दिस आयन इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन, इसको हम लोग फॉर्मेट आयन कहते हैं, जबकि इसको हम लोग एसिटेट आयन कहते हैं। ये एसिटिक एसिड से आया है, ये फॉर्मिक एसिड से आया है। ठीक है, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो यहां पर आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। यहां HCO डबल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे कर लीजिए और आ जाएगा CH3CO डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां पर कुछ नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये 2 स्ट्रक्चर हो गए। तो आप देख सकते हैं दोनों स्पीशी भी एक जैसे हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, और दोनों में मैं देख सकता हूं कि यहां पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहां पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो हम नहीं कुछ कह सकते। हाँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहां पर CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से हल्का सा यहां चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर इसके प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूं, और अगर इसके प्लस आई इफेक्ट से हल्का सा चार्ज बढ़ जाएगा और इंक्रीमेंट इन चार्ज, अगर चार्ज में जो इंक्रीमेंट होता है उससे चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं कह सकता हूं चार्ज इंक्रीमेंट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि A ज्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे, इसलिए A की रेजोनेंस एनर्जी B से ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ऐसे यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके आया हूं, ये भी अपने आप में है ना इजी क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन दूसरे से कुछ डिफरेंट है और कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। अब जैसे यहां पे क्या है, आप देखिए ये लोन पेयर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये उसके साथ, यानी 1 2 3 4 5, यहां भी लगभग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ठीक है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जबकि यहां क्या है, ये इसके साथ, ये उसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके लोन पेयर के साथ। तो यहां पे भी लगभग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या किया जाए, तो यहां पे कुछ डिफरेंस है। क्या आप जानते हैं पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाता है ना, डेल्टा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव की तरफ, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, और ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। मेसोमेरिक इफेक्ट में आपको सिखाऊंगा, अभी समझिए लोन पेयर पाई की तरफ जाता है तो ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां का इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए इस तरफ जाने की टेंडेंसी है। ठीक है, जबकि यहां क्या है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इधर भेजना चाहेगा, जबकि ये अपना लोन पेयर इधर भेजना चाहेगा। तो इन दोनों में ये अपना लोन पेयर इधर भेजना चाहता है रेजोनेंस के थ्रू, और ये इधर भेजना चाहता है। दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से मैं बड़े आराम से कह सकता हूं, अगर ये स्पीशी ए है और ये स्पीशी बी है, तो मैं कह सकता हूं कि ए ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट गई है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज आई थिंक मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस, तो और स्टेबल है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ए की जो है वो बी से ज्यादा होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको कहते हैं पाइरोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइरोल। ठीक है, पाइरोल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्यूरान, इसको हम फ्यूरान कहते हैं, और इसको कहते हैं थायोफीन। जहां सल्फर लगा रहता है उसको थायोफीन कहते हैं, जहां ऑक्सीजन लगा रहता है उसको फ्यूरान कहते हैं, और जहां पे नाइट्रोजन लगा रहता है पाइरोल कहते हैं। अब इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स खींचते हैं तो आप देख सकते हैं पाई पाई और लोन पेयर, पाई पाई और यहां पे भी जो है ना लोन पेयर है,
और ये पाई पाई और लोन पेयर है, यहाँ पे भी पाई पाई लोन पेयर। तो यहाँ पे सब में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसमें भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्यादा ही होंगे है ना, साइक्लिक रेजोनेंस है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकिन सेम होगा, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि है ना पाई पाई लोन पेयर, पाई पाई लोन पेयर, पाई पाई लोन पेयर, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम है। अब उससे जज नहीं हो रहा। तो अब आप स्टेबिलिटी देखिए, यहां लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, यहां ऑक्सीजन पे है और यहां सल्फर पे है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को टाइटली, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ लेगा तो रेजोनेंस होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो यहां पे अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा। तो बी का रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। अब ए और सी में उसके बाद देखिए ए आना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, लेकिन सल्फर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां ऑक्सीजन से कम है, इसलिए ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी यहां पे थोड़ा सा रेजोनेंस बेहतर होगा ऑक्सीजन वाले केस से। और ये वाला केस सबसे अच्छा होगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी इन तीनों में से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर में सबसे कम सल्फर की है। तो इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू लोकलाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा सल्फर में हो जाएगी। तो मैं सी को यहां पर फर्स्ट कर रहा हूं। तो अगर आप रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर अरेंज करेंगे तो सी की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर ए, फिर बी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये क्वेश्चन कुछ सिखाते भी हैं कि कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और ये भी सिखाते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को हमें अटैक करना है, उसको जानना है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, दिस इज नैप्थलीन, नैप्थलीन। तो नाम भी जानना है, मैंने नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया है आपको। दिस इज कॉल्ड है ना एंथ्रासीन, कॉल्ड एंथ्रासीन, और इसको हम लोग जो है फिनैंथ्रासीन कहते हैं, दिस कॉल्ड फिनैंथ्रासीन कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स है। अब मुझे इनको रेजोनेंस एनर्जी के आधार पे अरेंज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे मोटे मोटे तौर पे, ऐसे तो 4 होते हैं, चलिए मैं 3 गिन रहा हूं, ठीक है। 2 होते हैं, मैंने 3 गिना। ये इसके बेंजीन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने ये बात पढ़ाई है आपको, ठीक है, ठीक है। नैप्थलीन को आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसमें भी शायद 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें 4 होते हैं और इसमें भी 4 ही होंगे, तो इसे विचार होंगे, तो आप जज नहीं कर सकते, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां तो खैर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पे आप देख सकते हैं, यहां पे डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन तब भी सी और डी में फंस जाएगा, ठीक है। आप बता नहीं सकेंगे किसका ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ए की रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होगी, फिर बी आएगा, क्योंकि बी में 2 बेंजीन के रिंग है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, 1 बेंजीन का रिंग है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर क्या है, अब यहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर रेंज के, इसका सबसे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी, फिर इसका ज्यादा आ गया, यहां पे आ गया। अब इन दोनों में एक टाई हो गया, इनमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ऑलमोस्ट सेम है। अब कैसे जज किया जाए, तो इसको हम लोग जज करेंगे फ्राइज रूल से। फ्राइज रूल कहता है कि जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फ्राइज रूल कहते हैं इसे, जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो जाते हैं किसी भी बेंजोनाइड उसमें, तो देखते हैं कितने लोग बेंजीन के फॉर्म में है। ये देखिए, ये बेंजीन के फॉर्म में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये बेंजीन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है मींस पाई बॉन्ड है, ये भी बेंजीन है, लेकिन ये नहीं है, क्यों है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये रिंग बेंजीन के फॉर्म में नहीं है, ये है। ये पाई बॉन्ड आप इधर भी ड्रॉ करेंगे तो ये बेंजीन जैसा दिखने लगेगा, और इस पाई बॉन्ड को उधर ड्रॉ करेंगे तो वो, लेकिन दोनों बेंजीन है, लेकिन ये बेंजीन जैसा नहीं है। बेंजीन तब होता है जब यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बेंजीन रिंग है, जबकि यहां देखेंगे तो है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पाई बॉन्ड है, नहीं है, पाई बॉन्ड है, नहीं है, पाई बॉन्ड है, नहीं है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है वो बेंजीन के ही फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जिसमें अगर 2 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स में दो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो जाए तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी जिसमें बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे। यहां बेंजीन
जो है बेंजीन का रिंग नहीं है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा डी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा डी का रेजोनेंस एनर्जी होगा, फिर इसके बाद सी आएगा, फिर बी, फिर ए, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये रेजोनेंस एनर्जी का सीक्वेंस आ गया। अगर कोई पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी तो ऐसे हो जाएगा। फ्राइज रूल कहता है कि इफ देयर आर if number of resonating structures becomes equal in two benzenoid structures, कह सकता हूं if the number of resonating structures become equal in two benzenoid structures, then that structure has more resonance energy which has more benzene rings, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आप रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करिएगा, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, प्रति रिंग रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो डेटा वाइज है। जैसे अगर मान लीजिए इसकी है ना 50 किलो जूल है और इसकी 90 है, मान लीजिए मैं एग्जांपल है ना, इसकी 50 किलो जूल है और इसकी 90 किलो जूल है टोटल रेजोनेंस एनर्जी, तो इसको दो रिंग है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 ही आएगा। तो जब आप यहां पे 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक बेंजीन रिंग है, तो जब रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इसका 120 आता है किलो जूल पर मोल, तो इसको 3 बेंजीन रिंग से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये है ना 40 हो जाएगा। तो ये देखिए इससे कम आ रहा है, ये इससे कम आ रहा है, ठीक है। तो ये रियल वैल्यूज नहीं है, पर वैल्यूज अगर आप निकालेंगे, अगर रियल वैल्यूज लेंगे और उसको नंबर ऑफ रिंग से डिवाइड करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग आएगी। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का सीक्वेंस ठीक उल्टा आता है, ए सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, डी का सबसे कम होगा, सी का उससे ज्यादा, बी का उससे सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जो है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किस स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी, तो जिसमें जितने बेंजीन रिंग कम होते हैं उसमें रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने कई फ्यूज्ड बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर्स थे। इसमें मुझे पहले बताया था रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से जज किया, जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम हो गए वहां मैंने फ्राइज रूल लगा दिया, ठीक है। और फिर मुझसे पूछा गया रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या होगी, तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग उसकी ज्यादा होती है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका आज इस लेक्चर में इतना ही, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 7 था, ठीक है। और इसमें मैंने आपसे बात की है कि है ना ये रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या होती है और रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कैसे जज की जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में और पढ़ेंगे हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का ही एक स्पेशल केस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना बहुत मायने रखता है। अगर आपको मीजोमेरिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आता है तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।